नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर दोस्तों। मॉक टेस्ट रहेगा आज का 21। इससे पहले दोस्तों 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं उत्तराखंड जीके से, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला है, महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? ऑप्शन देखिए, सभा पर्व, आदि पर्व, वन पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदि पर्व। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने बताया था आपको महाभारत में, ठीक है, महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ठीक है, तो महाभारत में उत्तराखंड को कहा गया है उत्तर कुरु। ठीक है, क्या कहा गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है उनकी मुद्राएं हैं? ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताया है। ऑप्शन देखिए, पौरव वंश, कुड़िंद वंश, कत्यूरी वंश या फिर पंवार वंश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है उनकी मुद्राएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुड़िंद वंश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कुड़िंदों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। ठीक है, पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है कुड़िंदों को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसको याद रखेंगे। कुड़िंदों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कुड़िंद वंश के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट बता रखे हैं। ठीक है, डिटेल क्लास आप जरूर देखें इसकी। कुड़िंदों को कहीं कहीं दोस्तों कुलिंद भी कहा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कुलिंद। ठीक है, लॉ है कुलिंद। ठीक है, तो ये भी आपका दोस्तों याद रखना है, कुड़िंदों को कुलिंद भी कहा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडीज इन स्कंद पुराण जो है किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पूछा भी गया है पहले। तो स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? ऑप्शन देखिए, शिव प्रसाद डबराल, यशवंत सिंह कटौच, डॉक्टर BL अवस्थी, और डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? याद रखेंगे, स्टडीज इन स्कंद पुराण पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर BL अवस्थी के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, राज्य की निम्न में से कौन सी जाति जो है खुद को आर्यों का वंशज मानती थी? ऑप्शन देखिए, कोल जाति, किरात जाति, खस जाति या फिर सग जाति। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी जाति जो है खुद को आर्यों का वंशज मानती थी? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा खस जाति। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने खस जाति के बारे में आपको बताया था। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में आपने पढ़ा है, उत्तराखंड को जो है पूर्व काल में क्या कहा जाता था? पूर्व काल में, ठीक है, तो उत्तराखंड को पूर्व काल में कहा जाता था खस देश। ठीक है, क्या कहा जाता था? खस देश, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में जो है खस जाति का क्या था? आधिपत्य था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखेंगे, कौन सी जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खस जाति। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर भी आपको पुस्तक है, इसका जो राइटर है, जो लेखक है, वो बताना है। देखिए, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो ये मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन देखिए, एटकिंसन, W फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, W फ्रेजर। याद रखेंगे, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है W फ्रेजर ने। एक किताब और आपने याद रखना है, कौन सी किताब है? ठीक है, ये है आपका किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये 2 किताबें आपने याद रखनी है। ठीक है, पहली किताब क्या है? पहली किताब है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ये किसने लिखी है? ये लिखी है W फ्रेजर ने। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा है। क्या लिखा है? किंगडम ऑफ नेपाल।
तो ये दोनों पुस्तक आपने याद रखनी है दोस्तों, इसलिए याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है, कहाँ हमें ये उल्लेख मिलता है कि चंदवंश का संस्थापक जो है थोहरचंद था। तो थोहरचंद को चंदवंश का संस्थापक किसने कहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, 2 किताबें याद रखनी है आपने और 2 राइटर याद रखने हैं, ठीक है। 2 किताबें क्या हैं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल, दूसरी किताब है किंगडम ऑफ नेपाल। इन दोनों किताबों में दोस्तों चंदवंश का संस्थापक किसको बताया है, थोहरचंद को बताया है, ठीक है। याद रखेंगे, इनके राइटर भी याद रखने हैं आपने और किताब का नाम भी याद रखना है, ठीक है। दोनों किताबों का नाम याद रखना है, ठीक है। इन दोनों किताबें जो है दोस्तों क्या बताती हैं, चंदवंश का संस्थापक किसको बताती हैं, थोहरचंद को बताती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, गढ़वाल के किन राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है, यानी कि आपको बताना है गढ़वाल के किन राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन देखिए आपका, फतेह शाह, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह या फिर उपरोक्त सभी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 राजाओं के नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। फतेह शाह हो गया, ठीक है, प्रदीप शाह हो गया और प्रद्युम्न शाह हो गया, ठीक है। ये 3 जो है दोस्तों कौन से थे, किस वंश के थे, तो ये थे दोस्तों पंवार वंश के, ठीक है। पंवार वंश के 3 राजाओं का नाम याद रखना है, फतेह शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युम्न शाह, ठीक है। इन तीनों ने दोस्तों क्या किया, सिक्के ढालने का इनका उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो ये सिक्के हैं, इन सिक्कों को वर्तमान में कहाँ रखा गया है, लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। लखनऊ संग्रहालय में इन सिक्कों को रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इन सिक्कों को विशेष रूप से क्यों ढाला गया था इसको, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि ये 3 राजा जो है, फतेह शाह, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह, इन्हें दोस्तों इन सिक्कों को जो है विशेष रूप से मंदिरों में चढ़ाने के लिए ढाला था, ठीक है। कहाँ चढ़ाने के लिए ढाला था, मंदिरों में, ठीक है। ये भी साथ में आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ब्रिटिश काल का पहला वन बंदोबस्त कब किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ब्रिटिश काल में पहला जो वन बंदोबस्त था वो कब किया गया था। ऑप्शन देखिए, 1815, 16, 1861 या फिर 1912। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 का, ब्रिटिश काल का पहला वन बंदोबस्त कब किया गया था, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1861, ठीक है। 1861 में दोस्तों पहला वन बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल का, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। साथ ही साथ किसके काल में हुआ था ये भी याद रखेंगे, पहला जो वन बंदोबस्त हुआ था ये हेनरी रैमजे के काल में हुआ था, ठीक है, हेनरी रैमजे, ठीक है, बताया था मैंने पहले आपको, ठीक है। पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1861 में हुआ था। अगर दूसरा पूछा जाता है, दूसरा भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो दूसरा हुआ ब्रिटिश काल का 1911, ठीक है, 11 से 17 के बीच में हुआ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला ब्रिटिश काल का पहला वन बंदोबस्त हुआ था 1861 में हेनरी रैमजे के काल में, और दूसरा हुआ था वो आपका 1911 यानी कि 1911 से 17 के बीच में, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 है, देखिए, वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुई पहली महिला थी, यानी कि वन आंदोलन चलाना, तो वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुई पहली महिला कौन थी। ऑप्शन देखिए, दुर्गा देवी, कुंती देवी, विष्णु देवी शाह या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का दुर्गा देवी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, वन आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुई पहली महिला कौन थी, वो थी दुर्गा देवी। तो यहाँ से आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, दुर्गा देवी से आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन याद रखें, वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो दुर्गा देवी थी, ठीक है। याद रखेंगे वन आंदोलन, ठीक है, वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली, ठीक है। तो वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी दुर्गा देवी, ठीक है। दूसरा फैक्ट यहाँ से याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर 3 महिलाओं का नाम आपने याद रखना है। पहला तो हो गया दुर्गा देवी, दूसरा आपने याद रखना है विष्णु देवी शाह, ठीक है। तो विष्णु देवी शाह के बारे में आप सभी जानते हैं। विष्णु देवी शाह दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन दोस्तों के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी,
तो बिश्नी देवी शाह थी। एक चीज और याद रखना है, पूछा जाता है कि राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, राज्य आंदोलन, ठीक है, राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला। ठीक है, जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला नाम याद रखेंगे, तुलसी देवी। ठीक है, कौन थी? तुलसी देवी, तुलसी देवी। तो दोस्तों तीनों महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी दोस्तों वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, विष्णु देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली प्रथम महिला थी, और राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली प्रथम महिला थी तुलसी देवी। ये तीनों महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है दोस्तों, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ दून जो है किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, दुर्गा चरण काला, AR गिल, विलियम फोस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका AR गिल। ठीक है, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों AR गिल की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्या है? गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, नैनीताल, दिल्ली, अल्मोड़ा, टिहरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में फिर क्या कहा जाने लगा? हिमालय सेवा संघ के नाम से इसको जाना जाने लगा। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो स्थापना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, ये भी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 का आपका दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखेंगे गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ठीक है, स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों किसने निभाई? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आपको पहले भी बताया है मैंने, फूलों की घाटी जो है किन पर्वतों के मध्य स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए, नंदा देवी और पूर्वी नंदा देवी के मध्य। दूसरा देखिए, कामेट और बद्रीनाथ पर्वत के मध्य। तीसरा देखिए, नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य, या फिर यमुनोत्री एवं गंगोत्री पर्वत के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फूलों की घाटी किन पर्वतों में के मध्य स्थित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है दोस्तों फूलों की घाटी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों फूलों की घाटी से मैंने कई बार आपको क्वेश्चन बताए हैं। फूलों की घाटी की खोज किसने की, पूछा जा सकता है आपको। फूलों की घाटी की खोज किसने की, कब की? ठीक है, तो फूलों की घाटी की खोज दोस्तों 1931 में इसकी खोज की किसने की? फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फूलों की घाटी को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसका दर्जा कब दिया गया? तो 1982 में फूलों की घाटी को क्या दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 2005 में जो है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताए थे कि फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सारे फैक्ट मैंने बताए थे आपको, डिटेल क्लास जरूर देखें आप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बैकुंठ कहा जाता है फूलों की घाटी को, भ्यूडार कहा जाता है। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ घाटी कहा जाता है। ठीक है, गंधमादन कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है फूलों की घाटी को। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस बुग्याल का अन्य नाम जो है
कसनी खर्क बुग्याल भी है। ऑप्शन देखिए बगजी बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल, मदमहेश्वर बुग्याल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस बुग्याल को कहा जाता है कसनी खर्क बुग्याल? तो राइट आंसर हो जाएगा मदमहेश्वर बुग्याल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है? ऑप्शन देखिए रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो राइट आंसर 13 का क्या रहेगा दोस्तों? मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, संगम में बताया था मैंने, नदियों का जो संगम है कहाँ पर कौन सा संगम होता है। तो ये याद रखेंगे, पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जो पिंडर नदी है दोस्तों, ये पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है? वो है आपका, कौन सी नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से? पिंडर नदी निकलती है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, पिंडर नदी को दोस्तों कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिंडर नदी को जो है कर्ण गंगा, ठीक है, कर्ण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आटागाड़ जो है किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी है प्रमुख सहायक नदी? तो वो है आपका आटागाड़। ठीक है, आटागाड़, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, आटागाड़। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं पिंडर नदी से। ठीक है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बता दिया आपको पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसको कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है आटागाड़। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी ने दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ा है पहले भी। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? राइट आंसर हो जाएगा भीमताल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है भीमताल। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है भीमताल का आकार कैसा है, तो भीमताल का आकार जो है कैसा है, ये पूछा गया था पहले। तो आकार है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है इसका आकार भीमताल का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है लगभग। ठीक है, तो याद रखेंगे भीमताल की जो लंबाई है लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग है आपका 1674 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे भीमताल की गहराई कितनी है, कितनी गहरी है भीमताल? तो गहरी है दोस्तों लगभग 26 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे दोनों फैक्ट। और आकार कैसा है भीमताल का? त्रिभुजाकार है और कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, भीमताल के निकट लोक संस्कृति संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कब स्थापित किया गया था इसको। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? 1973, 1980, 1983 या फिर 1990। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983। ठीक है, याद रखेंगे 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई। अगर आपको पूछा जाता है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना जो है किसने की, तो याद रखेंगे नाम यशोधर मठपाल का। ठीक है, यशोधर मठपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे यशोधर मठपाल ने दोस्तों 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। कहाँ की? भीमताल के खुटानी में। ठीक है, कभी कभी खुटानी भी पूछ लेता है। ठीक है, भीमताल के खुटानी में दोस्तों स्थापना की लोक संस्कृति संग्रहालय की। किसने की? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।